साथियों नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के एक बहुत बड़े तबके के लिए और आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है ताकि भारत की एकता और अखंडता के साथ हमारा जो भाईचारा है, हमारी जो विविधताएँ हैं और हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, वह सुरक्षित रह सकें। आप लोग कई सालों से 2014 के बाद लगभग 14 के बाद आपने एक वर्ड सुना होगा अर्बन नक्सल्स के बारे में। अर्बन नक्सल्स जो वर्ड है वह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यह हाइपोथेसिस है, ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ये यूटोपिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली हम जब इन वर्ड्स पे, ऐसे वर्ड्स पे, जो वर्ड्स इधर ज़्यादा प्रयोग में आ रहे हैं उस पर बात, आर्टिकल्स और कई सारी चीज़ों को, चर्चाओं को, बहसों को देखे हैं और कई तथ्यों को अगर जांच पड़ताल किया जाए तो अर्बन नक्सल्स जैसा वर्ड पर चर्चा करना, उस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही आसान शब्दों में अर्बन नक्सल्स क्या है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अर्बन नक्सल्स न कोई व्यक्ति है, अर्बन नक्सल्स न कोई समूह है, अर्बन नक्सल्स न कोई कम्युनिटी का नाम है। सही मानिए तो अर्बन नक्सल्स एक विचारधारा है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये विचारधारा का मतलब क्या है? विचारधारा का मतलब पूरी तरीके से भारत की नीतियों, भारत के हितों, भारत के जो कंट्री से जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं, जो इंडियन इंटरेस्ट हैं, देश हित हैं, उसके विरुद्ध विद्वता के स्तर पर काम करके भारत को एक बैकडोर में ले जाने की साजिश है। अब एक सवाल यह उठता है कि यह जो वर्ड है, ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा पोषित कब से हो रहा है? सही मानिए तो यह विचारधारा स्वतंत्रता के बाद से ही धीरे-धीरे शुरू हो गया। और जब 2014 के बाद, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कांग्रेस जब विपक्ष में आई और कांग्रेस को एक ऐसे दुर्योधन का नेतृत्व मिला जिसके वर्ड्स में, जिसके कंसिडरेशंस में, जिसके थॉट्स में इंडिया के विरोध के लिए ही मेंटलिटी हो, तो अर्बन नक्सल्स को एक पंख मिल गया, एक फेंस मिल गया जिससे वो तैर सके, जिससे वो उड़ सके। अब ऐसा होता क्या है अर्बन नक्सल्स? अब अर्बन नक्सल्स में आप कुछ उदाहरणों को ले सकते हैं। जैसे हमारे समाज में एक व्यक्ति होता है जो कहने को तो बहुत विद्वान होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत समझदार उसको माना जाता है, एलिट क्लास का माना जाता है। लेकिन जब उनके सामने आप भारत की सनातन संस्कृति की बात करें, भारत के हितों की बात करें, भारत को विश्वगुरु बनने की बात करें, भारत को महाशक्ति बनने की बात करें, भारत के महिला सशक्तिकरण से संबंधित तथ्यों को रखें उनके सामने, तो वो आपको डिमोरलाइज़ करेंगे कि यह तो संभव ही नहीं है। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए, कि अगर उनके सामने आप प्राचीन काल के अशोका की बात करेंगे, तो वह बोलेंगे कि अशोका के बारे में आपको कैसे पता? ये सब झूठ बातें हैं। तो आप बताएँगे कि ब्राह्मी लिपि में मिला, प्रिंसेप ने ऐसा किया। फिर उनका जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इनमें अशोका के बारे में है। आप वैशाली चले जाइए, आप लौरिया अरेराज चले जाइए, आप सांची चले जाइए, तो वो बोलेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बनाया गया चीज़ है। लेकिन जब उनको आप अकबर के बारे में पूछेंगे, औरंगज़ेब के बारे में पूछेंगे, जब उनको आप और कई बाहरी शासकों के बारे में पूछेंगे, तो वो फूले न समाएँगे और आपको बोलेंगे कि भारत में जो किया गया है, कहा गया है, जो बड़े-बड़े महल बने हुए हैं, जो रोड्स बने हुए हैं, जो भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, वो इन्हीं का बनाया हुआ है। मतलब उनकी नज़र में अशोका, शिवाजी और जो चंद्रगुप्त मौर्य, अहोम साम्राज्य, जो विजयनगर के कृष्णदेव राय थे, वो कुछ नहीं।
उनके सामने उनके लिए अकबर बहुत बड़े थे। उनके लिए जो है सो शाहजहाँ बहुत बड़े थे, औरंगज़ेब बहुत बड़े थे और बाहरी जो शासक थे वो बहुत बड़े थे, अंग्रेज़ बहुत बड़े थे और चाइना बहुत बड़ा है। चाइना बहुत शक्तिशाली है, उसके पास योग्यता है, लेकिन भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है, भारत को पीछे ही रहना है। भारत में मंदिर के बदले मस्जिद बन गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? भारत के मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मूर्ख बनाते चलो, उनको वोट के लिए इस्तेमाल करते चलो और जैसे ही लगे कि भारत में जो अल्पसंख्यक जो कहे जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोई नीति बने या महिला के सशक्तिकरण की नीति बने या पर्यावरण संरक्षण में आगे बढ़ने की नीति बने या फिर जो है सो ऐसा कोई नीति बने जो भारत को आगे ले जाए, इसके लिए वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर बहुत बड़े साजिश के तहत प्रहार शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब नई रिसेंट में एक एग्ज़ाम्पल है, चेन्नई में बैठा हुआ एक पत्रकार है, जो बहुत पहले से एक एलीट क्लास का न्यूज़पेपर चलाते हैं। वो एक ब्रिज है, अभी भी वो बहुत ही उनकी मतलब पहुँच है बहुत अंदर तक और कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार को नए तरीके से हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने वहाँ पर अर्बनाइजेशन के लिए, वहाँ पर पोर्ट्स के लिए स्ट्रेटजिकल स्तर पर चाइना से कंपेयर करके और हमारे समुद्री रक्षा के लिए, हमारी सामरिक सुरक्षा के लिए, हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए कंपेयर टू हांगकांग आप बोल सकते हैं, एक प्रोजेक्ट की बात की शुरुआत की। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता जो है, तत्काल सबसे बड़ी नेता जो है, वो आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स दनादन लिखते चली गईं कि यह एकदम सही नहीं है क्योंकि यह भारत की प्राकृतिक संरक्षण के खिलाफ है, भारत की जैव विविधता के खिलाफ है और यह पूरी तरीके से एक साजिश चला कि अंडमान निकोबार में यह नहीं होना चाहिए। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब सरदार सरोवर बांध परियोजना चला, तो यही अर्बन नक्सल्स ने कई सालों तक नर्मदा बचाओ आंदोलन लेकर के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को मतलब न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को मैनिपुलेट करके रखा। अब इसमें आप बोलेंगे या कहेंगे कि न्यायपालिका में इनकी कहाँ तक पहुँच है? अभी देश के गिने-चुने सबसे बड़े वकीलों में से एक वकील अर्बन नक्सल्स का जुडिशियरी में सबसे बड़ा प्रतिनिधि है और जब भी देश विरोधी लोगों का केस होता है या हमारे डाइवर्सिटीज़ के अगेंस्ट कोई आगे बढ़ता है, बोलता है, हमारे देश के खिलाफ बोलता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति जा कर के न्यायपालिका में खड़ा हो जाते हैं। अब अर्बन नक्सल्स को कहाँ से पंख लगा? कांग्रेस जब वर्तमान नेतृत्व के पहले का नेतृत्व जब वहाँ था कांग्रेस में, तो वो थोड़ा-सा बच के नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि विचारधारा जो है वो विचारधारा तो नरसिम्हा राव के जाने के बाद ही बदल गई थी। यानी सीताराम केसरी के जाने के बाद, नरसिम्हा राव के जाना मतलब सीताराम केसरी का जाना, दोनों पैरेलली 1-2 साल के अंदर ही निकल गए थे। जब विदेशी लोगों का प्रभुत्व हुआ और कुछ एनजीओज़ का प्रभुत्व हुआ कांग्रेस पे, तो अर्बन नक्सल्स की विचारधारा धीरे-धीरे समाहित हो गई कांग्रेस में। लेकिन जब कांग्रेस में एक दुर्योधन का शासन शुरू हुआ, तो उस दुर्योधन की विचारधारा से अर्बन नक्सल्स की विचारधारा जो है मिल गई और दुर्योधन की विचारधारा जब अर्बन नक्सल्स से मिली, तो अर्बन नक्सल्स का ग्रुप जो है उसको बहुत सारी खुशियाँ मिली कि चलिए कांग्रेस में तो एक व्यक्ति मिला जो हम लिखेंगे और वो बोलेगा और शुरू हो गई बात। आपने देखा होगा कि जेएनयू में देश के टुकड़े-टुकड़े होंगे और उसके बाद कांग्रेस के दुर्योधन गए वहाँ पे और उनको बहुत मीडिया जो है बहुत स्पॉटलाइट दिया और उसके बाद जो है सो एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का बिहार का प्रमुख बन गया, उसी में से एक व्यक्ति। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग कांग्रेस के स्पीच लिखने लगे, स्क्रिप्ट लिखने लगे, जो अर्बन नक्सल्स इनडायरेक्टली कहे जाते हैं। उनके लिए छठ पूजा एक ड्रामा हो चलता है
जब चाइना की बात आती है तो चाइना के सामने भारत को नीचा करने के लिए वह चाइना के राजदूत से जाके चुपचाप मिल लेते हैं। डोकलाम के मामले में आपने देखा होगा। जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान को कैसे फुटेज मिले, कैसे प्लस पॉइंट हो, इसके लिए वो मीडिया में स्टेटमेंट देने लगते हैं। मतलब सीधा इनका एक लक्ष्य है, इनका एक उद्देश्य है कि भारत की मानसिकता, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारत का हित कैसे डिमोरलाइज वाले फील्ड में जा कर के वह चक्र की तरह चलता रहे। विल पावर भारत का, भारत की सरकार का कैसे लो हो, कैसे डाउन हो। अब इनके एक्सप्लेनेशंस को लेकर के, इनकी व्याख्या को लेकर के हम इनकी प्रशंसा तो करें नहीं, इनकी चर्चा करने से क्या लाभ। अब सवाल जो सबसे बड़ा है कि इसके रिएक्शंस में क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या करें, इनको रोकने के लिए क्या किया जाए। मैंने पहले ही कहा है कि अर्बन नक्सल्स एक विचारधारा है और भारत में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कहा, उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसके पहले प्राचीन काल में ही यह मतलब ग्रंथों में आपने देखा होगा कि भारत की रीति नीति संस्कृति 1000 सालों की है और 5000 सालों की है। और 5000 सालों में रावण भी हुए, कंस भी हुए और कई ऐसे राक्षस हुए, कई ऐसे निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हुए जिनको उन्हीं की विचारधारा ने उनको ख़त्म कर दिया। और हमारे देश में प्राचीन संस्कृति से लेकर के आधुनिक संस्कृति तक विचारों से ही लड़ाई लड़ी जाती है, न कि तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे जैसे बड़े बड़े देश हुए, उनमें युद्ध हुआ और तलवारों से युद्ध हुआ, काट मार हुआ। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लड़ाई विचारों की है। तो अर्बन नक्सल्स जैसे विचारधारा से हम कैसे लड़ सकते हैं। अब दोहरी लड़ाई है कि वो एक लाल पोथी लेकर आ गए हैं और बोलते हैं कि संविधान को हम ही मानते हैं। हमारे सामने के जो सत्ता में लोग हैं, मतलब आरएसएस की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो संविधान को मानते ही नहीं हैं। वो आपातकाल भूल जाते हैं, वो साहवानो मामला भूल जाते हैं, वह जो है सो राज्यपालों को घसीट करके 2004 ईस्वी में निकालने का मामला भूल जाते हैं। वो ज्ञानी जैल सिंह को अस्पताल से कॉलर पकड़ के एक राष्ट्रपति को निकालने का मामला भूल जाते हैं और वो संविधान की दुहाई देते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री के बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय में ले जाने से रोकते हैं, वो संविधान की दुहाई देते हैं। अब यह एक सवाल उठता है कि इनका काउंटर कैसे किया जाए। आज ही कल में एक शब्द आया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन के द्वारा, वह है पंच परिवर्तन। और सही मानिए तो यह पंच परिवर्तन ऐसे लोगों के ही काउंटर के लिए, अर्बन नक्सल्स के काउंटर के लिए ही यह शब्द बनाया गया है। अब यह पंच परिवर्तन है क्या? पंच परिवर्तन 5 प्रकार के तत्वों को व्यक्ति के परिवर्तन में शामिल करके ही ऐसी विचारधारा से लड़ने का एक लड़ाई है, एक माध्यम है। उसे फाइट बोल सकते हैं, उसे वे बोल सकते हैं, वह एक उद्देश्य बोल सकते हैं, एक पाथ बोल सकते हैं। अब पंच परिवर्तन है क्या? पंच परिवर्तन है कि अगर हम संविधान को मानते हैं, हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन पद्धति को, अपनी हजारों साल के पथ प्रदर्शन को मानते हैं, तो हम व्यक्ति के तौर पर इन पंच परिवर्तन से गुजरेंगे तो संविधान का तो भला होगा ही, संविधान के छाँव में हम पले बढ़ेंगे ही, हमारा भारत भी विश्वगुरु होगा। तो कैसे भाई? तो पंच परिवर्तन में सबसे पहले है सामाजिक समरसता। एक व्यक्ति के तौर पर सबको पता होना चाहिए, हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि भारत के बैकबोन में सामाजिक समरसता है। और इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान के विशेषज्ञों ने, संविधान सभा के बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने ओत प्रोत करके संविधान में लिखा है। और आपने आर्टिकल 14 देखा होगा संविधान में, जो मौलिक अधिकार में आता है, उसमें सामाजिक समरसता को बहुत अच्छे से निरूपित किया गया है। आर्टिकल 12 से 35
मौलिक अधिकार है भाग 3 में। आर्टिकल 14 में है कि सामाजिक समानता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अवसरों की समानता की बात होती है। उसके बाद अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सब हमने पा लिया तो फिर सामाजिक समरसता हमारे देश में बृहत स्तर पर बहुत मजबूत आधार के साथ समाहित हो जाएगी। और जब सामाजिक समरसता होगा, समानता आएगी महिला पुरुषों में, अगड़े पिछड़ों में, तो फिर एक व्यक्ति के परिवर्तन में अच्छे व्यक्ति बनने का गुण समाहित हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक समरसता के बाद पर्यावरण संरक्षण। आपने संविधान में डीपीएसपी की बात सुनी होगी, जिसको नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। उसमें पर्यावरण संरक्षण को बहुत अच्छे से बताया गया है आर्टिकल 48 में। और आर्टिकल 48 में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पेड़ पौधा लगाना ही मात्र नहीं है, आपके आसपास के नदियों को, आपके आसपास के सराउंडिंग्स को, आपके आसपास के पशुओं को, जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, उनके संरक्षण के लिए काम करना, आपके तरफ से जितनी भरसक कोशिश हो सके वह प्रयास करना ही पर्यावरण संरक्षण है। और यह संविधान को लेकर के चिल्लाने से नहीं होगा। अगर आप 2 पेड़ लगा सकते हैं, कुछ पशुओं को चारा दे सकते हैं, आप गाय को माता मान सकते हैं, उनके लिए आप रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगल बगल के पशुओं के प्रति आप दया का भाव रख सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रख सकते हैं, तो यह फिर पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें समाहित हो जाएगी। यह पंच परिवर्तन का दूसरा परिवर्तन है। अब तीसरा जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कुटुंब प्रबोधन। अब कुटुंब प्रबोधन क्या है? कुटुंब प्रबोधन है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा एक ही चीज़ पर है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें है कि परिवार जो पहले कंबाइंड होते थे, संयुक्त होते थे, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर होते जा रहे हैं। हमारे डीपीएसपी में ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, वर्ल्ड के लेवल पर बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात की जाती है। हमारे संविधान के हर एक पहलू में जो है सो वर्ल्ड को एक फैमिली माना गया है। चाहे आप प्रस्तावना में देख लीजिए, समाजवाद वैश्विक स्तर पर एक होने का सबसे बड़ा माध्यम है। चाहे वो समाजवाद को स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार ने उसे तहस नहस कर दिया, समाजवाद के असली तत्व को ही खत्म कर दिया, वो अलग चीज़ है, मैं विषयांतर हो जाऊंगा। तो कुटुंबजन है कि परिवार के बेस को, आधार को माना जाए, बुजुर्गों की सेवा की जाए, माता पिता के प्रति आदर का भाव रखा जाए, और आपस में बैठ कर के खाना खाना, भोजन करना, चाय पीना, बातें करना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, दैट इज कुटुंब प्रबोधन। अगर इसको हमने पा लिया तो व्यक्तिगत परिवर्तन का तीसरा जो पंच परिवर्तन है, वो तीसरा पंच परिवर्तन हमने क्या किया, वो पा लिया। अब सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कि स्व आधारित जीवन आपका होना चाहिए। अब स्व आधारित जीवन का मतलब में आत्मनिर्भर भारत आता है। और ये डीपीएसपी का जो है वह है कि स्व आधारित जीवन, सेल्फ डिपेंडेंस। आप देखेंगे कि दिव्यांगों के लिए भी डीपीएसपी में बातें की गई हैं, प्रसूति महिलाओं के लिए भी बातें की गई हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए भी बातें की गई हैं, बुजुर्गों की सेवा की भी बातें की गई हैं, बेरोजगार को रोजगार देने की भी बातें की गई हैं, पशुओं को संरक्षण देने, उनको खाना खिलाने तक की बात की गई है, इवन कि पेड़ पौधों की भी बात की गई है। और यह पूरी तरीके से स्वदेशी आधार पर करने की बातें की गई हैं कि अगर आप स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, अगर आप देशी चीज़ों को, लोकल चीज़ों को बढ़ावा देंगे, भारतीयता को बढ़ावा देंगे, भारतीय खान पान, भारतीय रहन सहन, भारतीय साझेदारी, जो पहले प्राचीन संस्कृति में पार्टनरशिप का, साझेदारी का, शेयरिंग इज केयरिंग कहा गया है। कोई वर्ल्ड के बाहर से, फ्रांस अमेरिका से नहीं आया शेयरिंग केयरिंग, भारत में था। और भारत में आपको पता होगा कि मुद्रा विनिमय से पहले वस्तु विनिमय था,
कि गेहूँ के बदले सब्जी देना। और बचपन में हम लोगों ने सुना है आज से 25 साल 20 साल पहले कि गेहूँ के धान के बदले 2 बर, बराबर, तेवर, मतलब कि अगर 2 किलो धान देंगे तो 1 किलो सब्जी मिलेगा। तेवर का मतलब 3 किलो धान देंगे तो 1 किलो आपको सब्जी मिलेगा, ठीक है? फिर बराबर मतलब 1 किलो सब्जी 1 किलो धान देंगे तो 1 किलो सब्जी मिलेगा। तो यह मतलब वस्तु विनिमय था, साझेदारी थी, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी, गरीबी थी, बट लोग किसी तरह जीवन यापन कर लेते थे। तो अगर लोकेलिटी को, स्वाधारित जीवन को, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे, तो कुटीर उद्योग जिसको एमएसएमई के लिए सरकार काम कर रही है, वह होगा। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उनको हम वास्तविक रूप से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पांचवा जो पंच परिवर्तन है वह है कि आपको भारतीय नागरिक होने के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं उस वो एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि आपके कुछ कर्तव्य हैं। और भारत के नागरिक का कर्तव्य क्या है, इसके प्रति उत्साहित होना, इसके प्रति पुनर्जागृत होना जो है, वह पंच परिवर्तन का पांचवा खंबा है, पांचवा पिलर है। इसमें है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 दिए हुए हैं उनको सेलिब्रेट करना, उनके लिए नियत साफ रखना। और हम यह नहीं कहेंगे कि आप स्वर्ण सिंह समिति को पढ़ लीजिए, हम यह नहीं कहेंगे कि मौलिक कर्तव्य को पढ़ लीजिए, आपकी नियत में नागरिकता होनी चाहिए, उसका कर्तव्य होना चाहिए। झंडा को देख लेना, सलामी देना, ये नहीं है, उनके प्रति अच्छी नियत रखना, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखना। अगर आप वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम हो रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं निकालना, क्योंकि माँ सबकी एक होती है। और अगर भारत माता हमारी पूजनीय है, जिनके रहमो करम पर आज हम भारतीय हैं, तो उनके प्रति हमारा आदर होना, उनके प्रति बंदे होना, उनको प्रणाम करना, उनके प्रति सजदा करना, ये कहाँ से धर्म की बात हो गई। और इसके अलावा आपको अपने देश के लिए क्या कर्तव्य है, देश की संपत्ति के लिए क्या कर्तव्य है, यह पंच परिवर्तन का पांचवा खंबा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय संविधान के लिए और भारतीय संविधान को अपने जीवन लक्ष्य में, जीवन के उद्देश्यों में समाहित करने के लिए जो पंच परिवर्तन की उन्होंने घोषणा की है, यह 100वें वर्ष में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वह उत्साहित करने वाला है, वह अंदर से जोश उत्पन्न करने वाला है। और सबसे बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई है उन अर्बन नक्सल्स को जो भारत के मजबूत खंबे को कमज़ोर करना चाहते हैं। और वह भारत के पिछड़ों, सीधे साधे लोगों, दलितों और जो निचले पौधान पे हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्तमान की विचारधारा की सरकार है वो संविधान को नहीं मानती। इवन कि वह अर्बन नक्सल्स जो हमारी सरकार के विरोधी हैं, हमारे भारत के हित के विरोधी हैं, वो न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, अपने विद्युताकार लेकर के, अपने मैनिपुलेशंस कार लेकर के, अपने उद्देश्यों कार लेकर के। और इसे अगर सफल नहीं होने देना है तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पंच परिवर्तन नियमों को मानना होगा। और इसके लिए हमें उत्साहित होकर के अपने जीवन में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। तभी भारत 2047 तक एक विकसित भारत होगा और भारत माता की तूती विश्व में बोलेगी। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू।